नमस्कार दोस्तों, सीकेबी से अटैच में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट उष्मा उपचार के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, नंबर 1 का टॉपिक हमारा कौन सा रहा। इसके पिछला वाला टॉपिक 97 रहा दोस्तों। इस बार हमारा 98 नंबर का चलेगा टॉपिक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक टॉपिक करके ऐसे ध्यान देते हैं कि पहला नंबर का हमारा टॉपिक क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि धातु इलाके को गर्म करके या गर्म हुआ ठंडा करने के इच्छित गुण को उत्पन्न करने के लिए उष्मा उपचार, ये क्या है दोस्तों, थोड़ा एक बार जान लेते हैं, ठीक है। क्यों जान लेते हैं, कैसे जान लेते हैं, एक बार परिभाषित करते हैं। मैं परिभाषित कर रहा हूँ इसमें। उष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु या इलाके को गर्म या ठंड करके, एग्जाम्पल फॉर ले लीजिए कोई भट्टी और कोई धातु या इलाय ले लीजिए, ठीक है। और उस भट्टी में आग जला दीजिए दोस्तों, और कोई धातु इलाय को एक तरफ से गर्म करिए, ठीक है। अब गर्म करके धातु को उसके अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, संरचना होती है। अंदर धातु के अंदर कोई स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। अब उसके यांत्रिक गुणों को अपने इच्छा अनुसार क्या करोगे, बदलोगे। आपको किस प्रकार से इस मटेरियल को चाहिए, इस धातु को किस प्रकार से बनाना है, उस अनुसार इसको बनाएंगे, ठीक है। अब उसको यह विधि जब कर लेंगे तो इसी विधि को हीट ट्रीटमेंट या उष्मा उपचार कहते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों इसका लाभ क्या क्या है, ठीक है। तो लाभ में नंबर 1 देख लेते हैं। पहला, धातु को, अगर धातु में क्या है, अगर यहाँ पे जो धातु थी हमारी, कोई भी जॉब है या कोई भी धातु है, ये मान लीजिए कोई वर्क पीस है दोस्तों, ठीक है। तो ये कोई जॉब है, अगर आप ये धातु जो है आपका कठोर है या कठोरता को बढ़ा सकता है, या धातु में कठोरता बढ़ी हुई है, तो उसको क्या कर सकते हैं, धातु में कठोरता को हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, दोनों विधि कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हम बताते हैं आपको। दूसरा नंबर ये कह रहा है धातु को हम नरम भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर है इसमें हम स्ट्रेंथ या स्टेंसाइल या स्ट्रेंथ, मजबूती या यांत्रिक गुणों को हम इसके सुधार भी सकते हैं। ये पहला नंबर का टॉपिक की बात बता रहे हैं। धातु के भौतिक गुण में भी बदलाव ला सकते हैं। उसके धातु की मशीनिंग योग्य करना, जैसे कि आपको कोई सॉफ्ट है, यहाँ पर ग्रूविंग कई जगह के काट काट के निकालना है, तो ऐसी मशीनिंग प्रक्रिया करने योग्य भी बना सकते हैं। भंगुरता कम कर सकते हैं, टफनेस ला सकते हैं, लचीलापन जिसको कहते हैं। उसके विकारों को दूर करके हम यही तो उष्मा उपचार करते हैं दोस्तों। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक कह रहा है कि हीट ट्रीटमेंट के द्वारा किसी भी स्टील को मुलायम, कठोर, ग्रेन स्ट्रक्चर, रिफाइन, उसके प्रतिबल विकृति को या गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है, और उसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया भी जा सकता है, यही इसमें कह रहा है। इसमें कई टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि उष्मा उपचार के द्वारा क्या क्या टॉपिक इसमें दे रहे हैं। तापमान है, होल्डिंग समय है, हीटिंग दर है, कूलिंग दर है, चूल्हा वातावरण है। ये सारे क्या उष्मा उपचार निम्न कारकों के द्वारा हम प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, प्रभावित उसको कर सकते हैं। अगला आपका कह रहा है कि एनलिंग द्वारा आंतरिक प्रतिबलों, जो एनलिंग है उसके द्वारा आंतरिक प्रतिबल, कह रहा है कि प्रतिबलों को दूर करना, तन्यता बढ़ाना, स्टील की मुलायम करना, ग्रेन साइज को सुधारना आदि के लिए एनलिंग प्रक्रिया में लिया जाता है। एनलिंग इसीलिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। एनलिंग में कुछ देख सकते हैं और भी यहाँ पर, जैसे कि आपका ये एनलिंग ये कह रहा है कि एनलिंग द्वारा इस्पात को मृदु बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है दोस्तों। अब एनलिंग को थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कि कैसे, किस प्रकार से हम एनलिंग को मृदु बना सकते हैं और क्यों इसका यूज हम मशीनिंग कार्य के लिए कर सकते हैं। तो सिंपल जान लेते हैं कि कठोर स्टील के बने पुर्जे जो मशीन करने योग्य बनाने के लिए, नरम विधि करने के लिए हम जिस विधि को यूज करते हैं वह हमारा क्या होता है, एनिलिंग ही होता है। जिस स्टील के पार्ट को एनिल करना हो उसको स्टील को एनिलिंग तापमान पर, मतलब तापमान पर गर्म कर लेते हैं दोस्तों, और गर्म करने के बाद धीमी गति से ठंडा कर देते हैं। कार्य को ठंडा करने के लिए उसी भट्टी में छोड़ भी देते हैं, और भुजे हुए चूने, रेत या उपलों या राख में उसको छोड़ देते हैं दोस्तों। और क्या करते हैं, ठंडा होने के बाद ही स्टील की कठोरता अपने आप समाप्त हो जाती है। यही इसकी सबसे विधि है, अच्छी विधि है। अगर एनिलिंग विधि की बात किया जाए तो हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील मुलायम करने के लिए हम लोग ये विधि अपनाते हैं। स्टील को नरम बनाने के लिए, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मशीनता बनाने के लिए, भीतरी स्ट्रेंथ्स को कम करने के लिए, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, स्टील की हीट ट्रीटमेंट के योग्य बनाने के लिए, ये सारा एनिलिंग प्रक्रिया में आता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे यही है कि उच्च कार्बन इस्पात को क्रांतिक तापमान या उससे कम तक गर्म किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। एनिलिंग निम्न कार्बन इस्पात को क्रांतिक ताप से कुछ ऊपर तक गर्म किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। एनिलिंग के अंतर्गत कूलिंग दर बहुत कम होती है। एनिलिंग के अंदर कूलिंग दर बहुत, इसीलिए भट्टी में इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। अगला चेक कर लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। एनिलिंग द्वारा मशीनन
कह रहा है कि एनलिंग के द्वारा मशीनबिलिटी में सुधार होता है। जैसे कि क्या करते हैं कि कोई भी धातु होती है, मशीनिंग योग्य काम करना है, जैसे कि कोई अभी मैंने बताया कि इसमें ग्रूविंग काटना है, ठीक है। तो ग्रूविंग को किस प्रकार से हम दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कोई जॉब बनाना है, ठीक है, ये इस प्रकार का ग्रूविंग करना है, यहाँ पर इस प्रकार ग्रूविंग करना है, यहाँ पे इस प्रकार कटिंग करना है, यहाँ पर ये ले जाके ऐसे बनाना है, इस जॉब को यहाँ से ऐसे बनाना है, ऐसा कोई जॉब बनाना है, माना माना कि मैंने कहे कोई भी ऐसा जॉब बनाना है, तो हम इस क्या कर सकते हैं, मेसिबिलिटी के द्वारा हम मशीनिंग योग्यता में सुधार कर सकते हैं या ला सकते हैं, ठीक है। अगला तुम्हारा कि ये कह रहा भाई एनलिंग धातुओं की यांत्रिक गुणों में सुधार या चिमड़ापन में वृद्धि लाता है। ये बिल्कुल है, सही है, मैंने ऊपर बता चुका। एनलिंग द्वारा धातु को आंतरिक प्रतिबलों से मुक्त बनाया जा सकता है। एनलिंग के द्वारा धातु के आंतरिक प्रतिबलों से मुक्त बनाया जा सकता है, बिल्कुल। जो भी उसमें जैसे कि क्या होता है कि लोहा चिमड़ा हो जाता है, ऐंठ जाता है, उसमें अंदर कोई क्या बोलते हैं कमियां होती है, जैसे कि तनाव होता है, जैसे कि कहीं फटने जैसे, मतलब हल्का सा क्या होती है कि हल्का सा ऐसे रेसे लगे होते हैं, तो यहाँ से लोहा टूटने का भय रहता है। ऐसी सारी परिस्थितियों में क्या होता है, एनलिंग परफेक्ट होता है और ये सारी परिस्थितियों को सुधार सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उष्मा उपचार कह रहा है कि विधि वह विधि जिसके अंतर्गत इस्पात को कठोर क्या करता है, कठोर उष्मा उपचार की वह विधि जिसके अंतर्गत इस्पात को कठोर किया जाता है, वो क्या कठोरीकरण है, ये हार्डनिंग की विधि होती है दोस्तों, ठीक है। अब हार्डनिंग में भी थोड़ा सा समझ लिया जाए क्या कह रहा है, हार्डनिंग क्या है, कठोरीकरण है। जैसे किसी मुलायम स्टील को घिसने से बचाने के लिए, जैसे कोई भी मुलायम स्टील है उसको घिसने से बचाना है, ये क्या किसी धातु को काटने योग्य बनाना है, ठीक है। अब उसके लिए एक विशेष तापमान पर गर्म करके क्रिया को हार्डनिंग कहते हैं। गर्म करके ठंडा करने की क्रिया को गर्म करेंगे, इसे सॉफ्ट को गर्म करेंगे और गर्म करके उसको फिर ठंडा करेंगे, यही क्रिया तो हार्डनिंग कहलाती है। जिस स्टील में कठोर और तनुक बन जाता है। अब इसके लिए एक जैसे कि कुछ क्या एक पॉइंट होती है, अब उस पॉइंट की एक विधि होती है, देख लिया जाए। कार्बन स्टील को अगर कार्बन स्टील को CS को अगर क्रिटिकल तापमान से कुछ अधिक, मतलब कितना अधिक भाई, कितना अधिक ले सकते हैं, तो 750 ले सकते हैं डिग्री सेल्सियस या 850 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, बिल्कुल। और गर्म करने के बाद इस तापमान पर रखने के बाद हवा, पानी, तेल या किसी दूसरे तरल पदार्थ में तुरंत ठंडा कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होती है कि दूसरे धातु को काटने के लिए युग बन जाता है, घिसता नहीं है। स्टील की हार्डनेस कार्बन की मात्रा व ठंड करने की गति पर निर्भर करती है, मतलब कितनी स्पीड से आप इसको ठंडा कर सकते हैं। और इसका एक नाम और दिया गया है, वो नाम कौन सा आता है, कुवंचिंग भाई। कहीं कहीं पे क्या ऐसे लिखते हैं, कुवंचिंग, क्या लिखते हैं, कुवंचिंग लिखते हैं, ठीक है। तो यह विधि भी इसको कहा जा सकता है। चलिए अगला चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। कठोर कठोर कह रहा है कि हार्डनिंग जल, तेल, लवण, कास्टिक सोडा आदि में प्रयोग किया, बिल्कुल बता चुका मैंने। कठोर द्वारा इस्पात को घिसाव रोधी, अवयव रेजिस्टेंस तथा अन्य धातुओं को काटने को बनाता है, ये भी मैं बता चुका। कठोरीकरण का मैंने टोटल बता चुका, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका टॉपिक किस प्रकार का है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या क्या एक चीज़ और बताए थे, कठोर इस्पात की कठोरता तथा भंगुरता को कम करने की उष्मा उपचार विधि या टेम्परिंग कहलाते हैं। अब टेम्परिंग में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हार्डनिंग से स्टील कठोर व भंगुर हो जाता है। जब हार्ड कर देंगे किसी स्टील को तो कठोर तथा भंगुर हो जाता है। इस भंगुरता को दूर करने के लिए स्टील में मॉडर्न हाइट स्ट्रक्चर को टूरा साइड स्ट्रक्चर में बदलने की विधि को टेम्परिंग हम कहते हैं। ये सबसे बड़ी जान ली। इसके लिए थोड़ा सा एक सिंपल सा ही परिभाषा की तरह से एक और हल्का सा जान लेते हैं। इससे स्टील में चोट, झटके, कंपन बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाती है टेम्परिंग करने के बाद, ठीक है। टेम्परिंग जब करेंगे तब आएगा। कठोरता या भंगुरता को कम करने के लिए, धातु को डक्टाइल बनाने के लिए हम टेम्परिंग का यूज करते हैं। इस हार्ड जाब में जैसे कि स्ट्रेसेस भी कम हो जाता है। स्ट्रेसेस मतलब इस प्रकार के कुछ रेसे होते हैं। जैसे क्या होता है कि हार्ड धातु होता है तो रेसे होते हैं तो उससे कम हो जाते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं, विधि जरा तय किया जाए। टेम्पर करने के लिए हार्ड की हुई स्टील को उस तापमान, मतलब कितना भाई, 220 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना 330 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील को अगर बात करेंगे यहाँ पर, ये कौन सा स्टील के, मतलब हल्का स्टील की बात कर रहा था, ये टेम्पर लेंगे। अगर वहाँ पे हाई स्पीड स्टील कर दिया, एलॉय स्टील कर दिया, तो 560 ले लगाएंगे भाई दोस्तों, ठीक है। गर्म करके तेल, पानी या दूसरे टेम्पर द्रव में कई बार
कई बार गर्म ठंडा किया जाता है, वही हमारा भाई टेम्परिंग सिस्टम तैयार हो जाती है। अब जैसे इसमें कुछ क्वालिटी बता दे रहा हूँ किसका किस प्रकार से आता है। जैसे कि गर्म स्टील को उतने ही भाग को जल या तेल आदि में डुबाया जाता है कि जितना भाग टेम्पर करना है। जैसे कि आप एक छन्नी देखे होंगे, जितना भाग टेम्पर करना है तो उतना ही भाग टेम्परिंग आप करिए, ठीक है। चीजल जैसे छन्नी चीजल कहते हैं, ठीक है। किसी जगह पे आप क्या करते हो, जो या ये जॉब को काटना है, ठीक है, ये कोई भी प्रकार का जॉब है, ठीक है। तो जब यहाँ पे चीजल को पॉइंटेड मारते हो तो क्या कहते हैं, इतना ही तो हार्ड होता है, ये थोड़ी ना हार्ड होता है पूरा, ये टेम्पर हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक टेम्पर हो जाता है। बाकी जो चीजल का पॉइंटेड है वो तो नॉर्म ही रहता है, यहाँ पे स्ट्रैकिंग करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुछ मशरूम जैसे निकल जाता है, उसको ग्राइंड करके भी सही करते हो, कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं। अब ये कह रहा है कि फिर स्टील एकदम बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब टेम्परिंग जब हो जाएगा, क्विंचिंग टैंक ले लो, उसमें बोर दो और उसको धीरे धीरे टेम्परिंग होने दो, बाहर निकाल लो, ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है कि आगे वाली धात जो होती है हार्ड हो जाती है। कुछ इस प्रकार से और भी है, जैसे 315 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, हल्का नीला हो जाता है। ये किसके लिए करते हैं भाई, कोल्ड चीजल, सीयर, ब्लेड, बेंडिंग या डाई पेचकस या कोई स्प्रिंग होता है उसके लिए कर लेते हैं। 293 डिग्री सेल्सियस भी होता है, तो 293 डिग्री सेल्सियस ब्लू जब हम इस पे यूज करते हैं तो ब्लू नीला हो जाता है। स्पैनर, सेट, लोहार गिरी औजार जैसे सूक्ष्म आरी हो गया, ब्लेड हो गया, छीनी हो गया। कुछ और है दोस्तों, जैसे 288, तो 288 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परिंग तापक्रम बढ़ाते हैं तो गहरा बैंगनी बनता है। जैसे बड़े चाकू, तलवार हो गया, स्पैनर्स हो गए, वाइस के जाज हो गए, चक की हो गया, घड़ी की कमानी हो गई, इस प्रकार से ले लेते हैं। 200 कुछ 77 करके है दोस्तों इसमें डिग्री सेंसियस, तो बैंगनी बनता है। लकड़ी काटने का औजार जैसे चाकू हो गया, पेचकस हो गया, टूल हो गया, ये सब लेते हैं। अब कुछ और बता देते हैं, 254 होता है, तो 54 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 200 गहरा पुगाला होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। हथौड़ा हो गया, रीमर हो गया, गहरा पुगाला हथौड़ा देखिएगा, याद करिएगा। टैप सेंटर पंच हो गया, लेथ व दूसरी मशीन जैसे कटिंग टूल हो गए, कैंची हो गया, कोल्ड चीजल हो गया, इस प्रकार से इस वाले टेम्परेचर पे बनते हैं। 240 की बात करेंगे तो मध्यम पुगाल बनता है, जैसे मिलिंग कटर हो गया, टिस्ट ड्रिल हो गया, रेतियाँ हो गई, खरा चूड़ी काटने वाला हो गया। अगर इसी में 230 की बात करेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो पुगाल का रंग हो जाएगा। जैसे रेजर ब्लेड, सर्जिकल यंत्र देखो भाई 230 वाला बनता है, ठीक है। सर्जिकल यंत्र हो गया, हथौड़े के फेस हो गए, ब्लेड हो गया, अलग वस्तुओं को काटने के लिए हो जाते हैं। ये सारे होते हैं दोस्तों हीट ट्रीटमेंट वाले में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, कि अगला इसमें कह रहा है पायनीकरण, ये सारे देखो दोस्तों टेम्परिंग का है, ठीक है। मार्टिन साइड वाला जितना है, टूरक साइड मैंने अभी क्लियर आपको बताया कितने कितने पर क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये सारे केसेस होता है। कुछ जैसे कि यहाँ पे केस हार्डनिंग की बात किया गया, तो थोड़ा केस हार्डनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। तो केस हार्डनिंग भाई देख लेते हैं कि केस हार्डनिंग क्या है, किस प्रकार से है। तो मैंने इसके पिछले वीडियो इसका बनाया था, जहाँ तक कि मुझे कई बार फिर कह रहे थे लड़के कि भाई एक बार वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए इसको दोबारा रिपीटेड किया जा रहा है, ठीक है। तो केस हार्डनिंग में देख लीजिए कि आपका क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। तो सिंपल केस हार्डनिंग में देखो क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि केस हार्डनिंग जो होती है ना, वो कई प्रकार की होती है। तो पहला नंबर की बात करेंगे ना, तो केस हार्डनिंग आता है। अब केस हार्डनिंग पहला नंबर, दूसरा नाइट हार्डनिंग आता है। जैसे केस हार्डनिंग CS से ले लेते हैं, इसको केस हार्डनिंग बोल देते हैं। CC केस कार्बोराइजिंग बोलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, केस हार्डनिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन केस कार्बोराइजिंग बात है, CC उसको बोलेंगे। केस कार्बोराइजिंग बोलेंगे, दूसरे वाले को नाइट्राइडिंग बोलेंगे, तीसरे वाले को साइनाइडिंग बोलेंगे, चौथा को फ्लेम हार्डनिंग बोलेंगे, और इंडक्शन हार्डनिंग बोलेंगे, पांचवा को इंडक्शन आई से शुरू होता है, इंडक्शन हार्डनिंग बोलेंगे। अब उसमें केस कार्बोराइजिंग भाई क्या क्या होता है उसको थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। केस कार्बोराइजिंग जो होता है भाई, इसमें क्या होता है कि इसमें भी तीन तरह आते हैं। एक पैक कार्बोराइजिंग है, इसके बाद से सोडियम का कार्बोराइजिंग आ जाता है, उसके बाद से गैस कार्बोराइजिंग आता है, जिसे गैस कार्बोराइजिंग आ जाता है। ये तीन चीज़ इसमें बढ़ जाते हैं। तो अब एक एक चीज़ जान लेते हैं। पैक कार्बोराइजिंग जो पैक होता है भैया, जो पैक कार्बोराइजिंग होता है ना, यहाँ पे
तो इसमें देखो क्या होता है कि 850 से इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा याद कर लीजिए, 850 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर क्या करते हैं कि एक बक्से के अंदर रखे मिश्रण को कार्बन गैस निकलती है, जाब की बाहरी सतह पर मिल जाती है और उससे धीरे धीरे भट्टी में रख कर बक्से को धीरे से बंद करके और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, सतह कठोर हो जाता है। लेकिन इसमें मिश्रण क्या क्या होता है, जैसे कि ले लो कोयला हो गया, लकड़ी का कोयला, बेरियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, झुलसा हुआ चमड़ा हो गया, हड्डियों के चूरे हो गए, ये सारे दोस्तों इसमें क्या होता है पैक करके ये टेम्परेचर इसका लिया जाता है, ये पैक कार्बोनाइजिंग का टेम्परेचर होता है। अब सोडियम कार्बोनाइजिंग की बात करते हैं तो 900 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना 900 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर बताना था भाई, टेम्परेचर बता रहा हूँ, टेम्परेचर आप लोग पूछे थे। गैस कार्बोनाइजिंग जो होता है, तो जो गैस कार्बोनाइजिंग होता है तो 1030 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, प्रोपेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, मेथेन होता है, ठीक है। ये इसकी गहराई की बाहरी सतह की बात करें तो 1 मिलीमीटर तक की जॉब को हार्ड बना देता है, ऊपर से 1 मिलीमीटर जॉब को हार्ड बना देता है, ठीक है। इसके बाद से नाइट्राइडिंग आता है, तो एन फॉर नाइट्राइडिंग आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका भी 500 भाई 10 से लेके 640 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। साइनाइडिंग भी उसी प्रकार से आता है, तो साइनाइडिंग भी देख सकते हैं आप। जो साइनाइडिंग होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस से लेके 850 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 850 डिग्री सेल्सियस, ये पैक कार्बोनाइजिंग का पिछला वाला भाग है दोस्तों, 850 वाला वो स्टार्टिंग में आता है, ये लास्ट में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे गैस साइनाइडिंग की बात कर लेते हैं, तो गैस साइनाइडिंग जो है दोस्तों उसका जरा देख लेते हैं टेम्परेचर, तो 850 होता है, बिल्कुल ये रट लीजिएगा, ठीक है। अब ज्वाला फ्लेम की बात करेंगे तो भाई इसका क्या होती है कि ज्वाला फ्लेम में इसको क्या करते हैं कि एक टार्च के द्वारा यूज करते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग का टेम्परेचर होता है, ज्वाला फ्लेम का कम पूछता है। इंडक्शन हार्डनिंग जो होता है वो 750 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।